हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अब चलते चलते ये क्लास देख लेते हैं। ये क्लास वैसे तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। मैं इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि कई बार इजी क्वेश्चन होते हैं ना, वो गलत हो जाते हैं आपसे, ठीक है। और आपकी एग्जाम में जो लगेगी कल एग्जाम आपकी, उसमें दोस्तों कम से कम 35 प्रश्नों में से, जो 35 प्रश्न होंगे ना आपके, उसमें से कम है ना, एक तरीके से बताऊं आपको, कम से कम 4 से 5% ऐसे होंगे जो एकदम इजी होंगे। मतलब 4 से 5 का रेशियो ऐसा होगा तो एकदम इजी रहेंगे, और वो गलत आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एकदम हार्ड पढ़ के जाओगे, इजी आ गए तो फिर क्या करोगे, ठीक है। वैसे ज्यादा टफ पढ़ोगे तो इजी भी आप कर ही दोगे वैसे, लेकिन मैं इजी क्लास लेके आया हूँ, ठीक है। ज्यादा इसमें टाइम लूंगा नहीं आपका, लगभग 15-20 मिनट की क्लास हो सकती है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक यानी कि पिता किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स-ली को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है भाई, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो बताइए मुझे, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए सीपीयू। क्या होना चाहिए दोस्तों, सीपीयू। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग ओके यूनिट। ये क्या होता है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम होता है, ठीक है। और कंप्यूटर जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे बोलते हैं, जो बिजली से चलती है। किसे चलती है दोस्तों, बिजली से चलती है। क्लियर यहां तक का। तो ये 2-3 प्रश्न आए तो आप ऐसे कर देना इनको। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूर्ण रूप क्या है। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्चुअल मेमोरी, या रीड एक्चुअल मेमोरी। दोस्तों इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ए ऑप्शन इज राइट। और यहाँ पे जो रैम है उसे एक तरीके से हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है तक का। बिजली जाने पर डाटा चला जाता है इसका, बिजली जाने पर डाटा चला जाता है, डाटा चला जाता है, याद रखिएगा। ओके, चला जाता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, रोम का पूर्ण रूप क्या है। रोम का पूर्ण रूप क्या है, रैंडम ओनली मेमोरी। तो यहां पे दोस्तों सही जवाब होगा रीड ओनली मेमोरी। आपका टाइम नहीं लूंगा मैं ऑप्शन पढ़ने में आज, तो रीड ओनली मेमोरी होगा, डी ऑप्शन इज राइट। जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूं आपका। रीड ओनली मेमोरी, इसे कहते हैं दोस्तों स्थायी मेमोरी। क्या कहते हैं दोस्तों, स्थायी मेमोरी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में दोनों प्राइमरी मेमोरी में दोनों आती है दोस्तों। यहाँ पे रैम भी इसी में आती है और रोम भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में ही आती है, ठीक है। ओके, क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यहां पे आंसर आपको दिख जाएगा सामने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो यहां पे आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आपको दोस्तों ओमार शीट मिलेगी एग्जाम में, आपको पता होगा, जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं मैं। ऐसे उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे आपको, और आपको जो राइट ऑप्शन है ना उसको फिल करना है। जैसे मान लो चौथा प्रश्न आपको फिल करना है इसमें, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो कि आपका ए ऑप्शन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ऐसे मिलेंगे आपको। अब जैसे मान लो इस ऑप्शन में क्या जवाब मिला आपको, सी मिला है, तो सी खाए भाई ये रहा, तो इसको आराम से ऐसे भरना है, ठीक है। एक बात इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर। कीबोर्ड दोस्तों इनपुट है, ठीक है। यहां पे माउस भी क्या है दोस्तों, इनपुट है। इसके बाद में प्रिंटर क्या है दोस्तों, आउटपुट है। और स्कैनर क्या है दोस्तों, इनपुट है, ठीक है। तो यहां पे आएगा सी ऑप्शन, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है दोस्तों, इनपुट नहीं है, आउटपुट है। तो कई बार क्या होता है कि इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस, इतना पढ़ते हैं और तुरंत लगा देंगे कीबोर्ड पे टिक। तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन पढ़ के करना है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक या लाइट पेन। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। और ये भी क्या है दोस्तों, आपका इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर क्या है दोस्तों, आउटपुट है। क्लियर है तक का, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम, एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। और एमएस वर्ड किससे संबंध रखता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट बनाता है एक तरीके से। ये क्या बनाता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, ठीक है।
ओके, डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? दस्तावेज बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। दस्तावेज क्रिएट कौन सा करता है? एमएस वर्ड करता है, मान लो, ठीक है। अब चलते दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाइट, किलोबाइट, बिट या मेगाबाइट? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाई? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों बिट। क्या होती है दोस्तों? बिट होती है। अब कई बार इतना सीधा क्वेश्चन आ जाता है और आप उसको गलत करके आ जाते हो, तो गलत नहीं करना, आराम से टिक करके आना है अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी किसके बराबर होता है? बताइए दोस्तों। 1 केबी होता है दोस्तों 1000 बाइट, 1024 बाइट, या फिर 1024 मेगाबाइट, या फिर 1024 बिट। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा मुझे। तो ये होगा दोस्तों 1024 बाइट। क्लियर है तक का? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 1 टीबी मतलब टेराबाइट बराबर होता है 1024 जीबी। मतलब 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं भाई? 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं, ठीक है। और 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं भाई? जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी होते हैं, ठीक है। मतलब 1 जीबी किसके बराबर होता है? 1024 एमबी के बराबर होता है। और 1 एमबी किसके बराबर होता है भाई? 1 एमबी की बात की जाए तो 1024 केबी के बराबर होता है, किलोबाइट के, ठीक है। और 1 केबी बराबर किसके बराबर होता है भाई? 1 केबी की बात करें तो 1024 बाइट के बराबर होता है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ लोगे, तो यहां से कोई क्वेश्चन बने तो आप आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है सामने, पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है भाई? यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यहां पे बात की जाए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, या यूनिक रिसोर्स लिंक। तो यहां पे आएगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूआरएल एक तरीके से हम बात करें तो ये क्या बताता है दोस्तों? वेबसाइट का पता बताता है, वेबसाइट का साइट का पता, ओके, वेबसाइट का एड्रेस बताएगा दोस्तों आपको ये। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, www का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों। तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों। बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, रे टॉमलिंसन को? तो यहां पे आएगा दोस्तों रे टॉमलिंसन को, ठीक है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। और ये क्या काम आता है? संदेश भेजने, ओके, वह प्राप्त करने के काम आता है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पूल कहते हैं, स्पैम कहते हैं, ट्रेश कहते हैं, या फिर इनबॉक्स कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? तो जंक मेल को कहते हैं दोस्तों स्पैम। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पैम कहते हैं। और जो डिलीट हो जाती है ना, मिटाई गई ईमेल, वो कहां पहुंचती दोस्तों? ट्रेस में पहुंचती है। और यहाँ पे एक तरीके से कितने दिन स्टोर रहती है? 30 दिन तक यहाँ पे स्टोर रहती है, ठीक है, ओके। इनबॉक्स में क्या होता है? जो संदेश भेजते हैं, जो आते हैं, वो यहाँ पे सेव रहते हैं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 14वें प्रश्न की ओर। HTML का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ए ऑप्शन इज राइट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया ई गवर्नेंस पोर्टल कौन सा है? IRCTC, अमेजन, SSO या ट्विटर? दोस्तों यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा जो चलाया गया ई गवर्नेंस पोर्टल है ना, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों SSO, सिंगल साइन ऑन, ठीक है, SSO। क्लियर है तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट क्या है? कभी आपने कंप्यूटर रिस्टार्ट किया है भाई? तो अगर किया है तो बताइएगा क्या है शॉर्टकट इसकी रिस्टार्ट करने की। तो ये दोस्तों कंट्रोल अल्ट और डिलीट से हम क्या कर सकते हैं? रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, MS एक्सेल में सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? फॉर्मूला बार में, नेम बॉक्स में, स्टेटस बार में, या टाइटल बार में? दोस्तों जो आपकी एक्सेल सीट होती है ऐसे कुछ दिखाई देती है, ठीक है।
और यहाँ पे जाकर के एक होता है दोस्तों, ये तो टैब वाला सिस्टम हो गया, उसके नीचे एक ऐसे आता है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार। लेकिन उसके बगल में, जैसे इस फॉर्मूला बार के जस्ट बगल में एक बॉक्स होता है, और उस बॉक्स के अंदर इतना सा ही बॉक्स होता है, ये वाला थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसको। इतना से एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को बोला जाता है दोस्तों नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेम बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? सेल का एड्रेस दिखाई देता है। सेल एड्रेस कैसे होता है? रो और कॉलम से बना हुआ एड्रेस। जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने ए और 1, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? कॉलम का नाम हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? रो का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा नेम बॉक्स। क्या आएगा दोस्तों? नेम बॉक्स आएगा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर लॉक करने के लिए कौन सा फीचर उपयोगी होता है? कॉर्टाना, विंडोज डिफेंडर, वन ड्राइव या फाइल हिस्ट्री? बताइए दोस्तों, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है विंडोज डिफेंडर। क्या दोस्तों? विंडोज डिफेंडर किया जाता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 19वां, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, या यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, भामाशाह योजना का नाम या नया नाम क्या है भामाशाह योजना का? जन धन योजना, आधार योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा या जन आधार योजना? दोस्तों यहाँ पे आएगा जन आधार योजना। क्या आएगा दोस्तों? जन आधार योजना आएगा। ठीक है, ओके। अब सवाल आता है कि जन आधार में जो पहचान अंक होते हैं ना आपके, कितने अंक का होता है? यहाँ पे पहचान अंक कितने होते हैं जन आधार के? तो वो होते हैं दोस्तों 10 अंक का होता है। ये कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। पैन कार्ड की बात करें दोस्तों, तो पैन कार्ड होता है दोस्तों आपके 10 अंक का। ठीक है, लेकिन आधार कार्ड की बात करें दोस्तों, आधार कार्ड होता है आपके 12 अंक का। ठीक है, ये अंक वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न इतना बहुत सीधा जाएगा आपके लिए, और वो भी आप कई बार गलत हो जाता है आपसे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? ठीक है, पहली बात, पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। मैं लिख देता हूं वापिस से, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है दोस्तों? पैन कार्ड का फुल फॉर्म है, और कितने डिजिट का होता है? ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। मतलब एक तरीके से कुछ मैं बता दूं आपको, एबीसीडी के अक्षर होते हैं, फिर कुछ यहाँ पे नंबर यूज होते हैं, तो 10 अंक का होता है ये। ठीक है, 10 अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो अगर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है आपको, तो आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है ऐसे कैसे। तो इसके लिए फॉर्म 49A भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीमेल में अटैचमेंट भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? जीमेल में अटैचमेंट भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? 10 MB, 20 MB, 25 MB या फिर 50 MB? जीमेल में अटैचमेंट भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? 10 MB, 20 MB या फिर 25 MB? तो मैंने कई क्लासों में बताया आपको 25 MB तक हम अटैचमेंट भेज सकते हैं। अटैचमेंट क्या होते हैं भाई? एक तरीके से ऑडियो, ठीक है, हम बोले वीडियो, हम बोले यहाँ पे इमेज हो गया, कोई भी फोटो वगैरह या डॉक्यूमेंट वगैरह आप कोई भी सेंड करते हो ना, वो अटैचमेंट ही कहलाता है एक तरीके से। और अटैचमेंट का जो सिंबल होता है ना भाई, प्रतीक चिन्ह होता है, वो पेपर क्लिप की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पेपर क्लिप की तरह होता है। ठीक है, पेपर क्लिप की तरह होता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां, क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है? क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इसका पूर्ण रूप है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या है दोस्तों? क्विक रेस्पॉन्स कोड होगा। बी ऑप्शन इज राइट, क्विक रेस्पॉन्स कोड। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें क्वेश्चन की ओर। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्लाइड शो के लिए हम क्या करेंगे? F5 का यूज करेंगे। किसका दोस्तों? F5 का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण है अमेजन, जीमेल, ट्विटर या विकिपीडिया? सोशल मीडिया की पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ट्विटर। क्या आएगा दोस्तों? ट्विटर आएगा। ठीक है, ई कॉमर्स की बात की जाती तो ई कॉमर्स में कौन सा आता है दोस्तों? अमेजन आता। क्लियर है तक का? ओके, तो 25वें में आएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं 26वें की ओर। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बिंग, विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर एमएस एक्सेल? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बिंग है, विंडोज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या एमएस एक्सेल है?
दोस्तों यहाँ पे अगर सर्च इंजन की बात की जाए तो वो है दोस्तों इंटरनेट, नहीं नहीं नहीं, ये तो वेब ब्राउजर है। क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बीइंग। माइक्रोसॉफ्ट बीइंग आप क्या कर सकते हो दोस्तों? सर्च इंजन कर सकते हो, मतलब सर्च कर सकते हैं कुछ भी इसमें। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 27वां है यहाँ पे। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट? बताइए दोस्तों कितने बिट का होता है IPv4? तो दोस्तों IPv4 होता है भाई 32 बिट का। कितना होता है दोस्तों? 32 बिट का होता है। IPv का एक तरीके से हम एग्जाम्पल बताएं IPv4 का, तो ऐसे होता है 192.192.168, ठीक है, 192.168.47.4 ऐसे आप एक लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे एड्रेस तो ऐसा एड्रेस दिखाई देता है IPv4 का। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर का डिफॉल्ट नाम क्या है? विंडोज 10 में वेब ब्राउजर का डिफॉल्ट नाम क्या है? यह सवाल आ सकता है कि विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा आता है? तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट आता है एक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा आता है भाई? माइक्रोसॉफ्ट एज आता है। क्लियर है तक का? ये बाय डिफॉल्ट रहता है विंडोज 10 में। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। कंप्यूटर में बायोस क्या करती है? डेटा सेव करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्या होगा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। बी ऑप्शन इज राइट। अब सवाल आता है बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, और ये स्टोर कहां होता है दोस्तों? स्टोर कहां होता है? स्टोर होता है दोस्तों मदरबोर्ड के रोम चिप में स्टोर होता है दोस्तों। ये मदरबोर्ड के रोम चिप में स्टोर होता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल है हमारा, MS वर्ड में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C या Ctrl+P? दोस्तों कॉपी करने की होती है Ctrl+C। क्या होती है दोस्तों? Ctrl+C होती है। Ctrl+X होती है कट करने की, Ctrl+V होती है पेस्ट करने की, Ctrl+P होती है दोस्तों प्रिंट करने की। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वह दोस्तों Ctrl+V, Ctrl+X कट की होती है, Ctrl+C कॉपी होती है और Ctrl+P प्रिंट होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्टर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रोजेक्टर किस प्रकार की डिवाइस है? तो दोस्तों प्रोजेक्टर जो है वो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्रोजेक्टर से क्या किया जा सकता है? दीवारों पर या स्क्रीन पर चित्र या छवियां देखने के लिए, ठीक है, चित्र या छवियां देखने के लिए, ओके, इसका यूज किया जाता है। आउटपुट होता है दोस्तों। ठीक है, मैं कुछ आपको यहाँ पे इनपुट डिवाइस नाम लिखा देता हूँ, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट में हो गया प्रिंटर, मॉनिटर हो गया, स्टोरेज में मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और प्रोसेसिंग हो गया दोस्तों CPU। ठीक है, CPU के बाद में हो गया GPU। ठीक है, एक हो गया दोस्तों मदरबोर्ड। ठीक है, ये क्या है आपके एक तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस में आते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33 की ओर। SSO ID में पासवर्ड भूल जाने पर रीसेट करने का विकल्प क्या है? फॉरगेट यूजर नेम, चेंज पासवर्ड, रिकवर ID या फॉरगेट पासवर्ड? SSO ID में पासवर्ड भूल जाने पर रीसेट करने का विकल्प क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? तो चाहे वो SSO ID हो, चाहे कोई सी भी ID हो दोस्तों, ज्यादातर में ये लिखा आता है अगर पासवर्ड भूल गए तो क्या आएगा दोस्तों? फॉरगेट पासवर्ड। अगर आप ID भूल गए तो यहाँ पे आएगा फॉरगेट यूजर नेम। ठीक है, ऐसे आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये तो आ गया ना आंसर इसका, फॉरगेट पासवर्ड पे टिक लगा दो, डी ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं 34 की ओर। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? गूगल ड्राइव, USB ड्राइव, हार्ड डिस्क या रैम? दोस्तों यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हम ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों गूगल ड्राइव का। ठीक है, गूगल ड्राइव आपको कितना स्पेस फ्री देती है? तो इसका फ्री स्पेस रहता है दोस्तों 15 GB का। 15 GB का फ्री स्पेस देता है। अगर उससे ज्यादा यूज करना हो तो आपको परचेज करना पड़ेगा फिर। ठीक है, इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के
अगले प्रश्न की ओर, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी सेवाएं प्राप्त करना, शिकायत का निवारण और नौकरी के लिए आवेदन। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या होगा? तो यहाँ पे होगा शिकायत का निवारण। क्या होगा दोस्तों? शिकायत का निवारण होगा। और राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों वो होगा आपका 181। कितना होगा दोस्तों? 181 होगा, ठीक है, 181। ओके दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ, साथ में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, 10 से 11 के बीच आपकी एग्जाम होगी, लेकिन आपको सेंटर पे 9:30 से पहले ही पहुंच जाना है आपको, ठीक है। 9:30 से पहले एंट्री ले लेना सेंटर पे, क्योंकि 9:30 के बाद में एंट्री बंद कर दिए जाते हैं। तो आप आराम से तैयार हो जाना, कल जो भी संडे के दिन आपकी एग्जाम लगती है, ठीक है, तो तैयार हो जाना आराम से और जाना, ठीक है। एग्जाम देने के लिए पूरे 35% आपको करके आना है, कोई भी पर्सन आप छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, तो कंप्लीट पर्सन करके आओ, ठीक है। और जो शख्स 14% सही कर देगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पास हो जाएगा, मिठाई बांट देना फिर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।